जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। आइए आज मैं सोशल साइंस यानी कि 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं कुछ क्वेश्चन को डीलिंग करने का मैं प्रयास करता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप सभी देख रहे हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आप बताइए मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था मेरे भाई वो था कार्बोनरी संगठन। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं, इसका ऑप्शन ए है पीने का बर्तन, बी है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा उसका सही जवाब होगा रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हो आ आंदोलन किस प्रकृति का था? देखिए हो आ आंदोलन जो है वो किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए है क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन बी है धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन सी है साम्राज्यवादी आर्थिक आंदोलन, और ऑप्शन डी है बुद्धिजीवी आंदोलन। देखिए इसका जो आंसर देता है वो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों होता है। ठीक है, तो क्रांतिकारी और धार्मिक यानी हम इसका कह सकते हैं कि ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो याद रखिएगा हो आ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा सभी लोग, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन? तो 1920 में, 1922 में, 1924 में, या 1926 में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो स्थापित हुआ था वो कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या पटना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। कहाँ हुआ था स्थापित? तो कोलकाता में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कराए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसमें ऑप्शन दे रहा है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी दे रहा है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी दे रहा है कृषक वर्ग, ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी कि डी नंबर इसका आंसर सही होगा। आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको एक बार देखने का कोशिश करेंगे, जरूर निश्चित तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से और सेट सभी सेट आपके बीच में प्रसारित किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, मतलब बाय रोड, ठीक है, किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। ध्यान दीजिए, कौन सा मार्ग हो जाएगा? रेशम मार्ग। बहुत अच्छा वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला, बार बार जो ऐसे कि ये पूछने का काम करता है मेरे भाई। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम, ऑप्शन ए है कुरान के, ऑप्शन बी है गीता के, ऑप्शन सी है हदीस के, और ऑप्शन डी है बाइबल के। यानी कि सर्वप्रथम गुटेनबर्ग ने जो पुस्तक की छपाई किया था वो किसका? तो ये वो किया था बाइबल का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? राष्ट्रपिता के नाम से
किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता यानी बापू के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग सभी को महात्मा गांधी का जो जयंती मनाते हैं वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। अब याद रखिए, महात्मा गांधी के जयंती के साथ साथ हम लोग लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं, है ना, 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। तो ये सभी चीज़ को देखते हुए चलिएगा। और राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी भारतीय इतिहास में बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, बहुत ही महान व्यक्ति इन लोग भी रहे हैं। अब देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग, ध्यान रखिएगा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग हो जाएगा? मध्यम वर्ग जो था वो जो है से कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। बताइए। ऑप्शन ए है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। 2 ऑप्शन और है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए कहता है लिखित संविधान, ऑप्शन बी कहता है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी कहता है इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा इकहरी शासन व्यवस्था, है ना, इकहरी शासन व्यवस्था। ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व करने वाला जो थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। देखिए इन्हीं के नाम से पटना का जो हवाई अड्डा था उसका नामकरण चेंज कर दिया गया और उसका नाम बदल करके रखा गया जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए करा है कानून के समझ समानता, ऑप्शन बी करा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन डी करा है बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो ये बहुसंख्यकों का जो शासन है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखने का प्रयास करते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, बी में पाठ में, सी है कानूनी पुस्तक और डी है नागरिक शास्त्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्रस्तावना में। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसका जो है घोषणा किया गया कहाँ? प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? ऑप्शन ए है 16वीं में, या फिर 15वीं लोकसभा में, या 17वीं लोकसभा में, या फिर 20वीं लोकसभा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16वीं लोकसभा में। ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब कितनी लोकसभा में? 16वीं लोकसभा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन है जनता दल यूनाइटेड, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। देखो दो ही भारत में सबसे बड़ा जो है से कि लोकतांत्रिक राष्ट्रीय दल कहलाता है। दो दल जो है वो भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्रीय दल कहलाता है। एक होता है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा है कांग्रेस। ठीक है, ये जो है से कि राष्ट्रीय दल का दर्जा दोनों अभी रखे हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्टी जो अभी बना हुआ है वो है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता बीजेपी, पी होगा भारतीय जनता पार्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है या लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है राजनीतिक दल को, ऑप्शन बी है सामाजिक दल को, ऑप्शन सी है मानवीय दल, ऑप्शन डी है नागरिक दल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कि 3 सूचियों में। ठीक है, 3 सूचियों में भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप सभी जानते हैं संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं जो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए कह रहा है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कह रहा ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, ऑप्शन डी कह रहा है जेड गुड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा जेड गुड्डी। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जेड गुड्डी इसका आंसर हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था, बताइए कौन सा युग में? मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में या आधुनिक युग में? इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा मध्य युग में। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो बताइए अविभाजित मतलब जिस समय बिहार बटा नहीं था। ध्यान रखिएगा, जिस समय झारखंड भी अपने बिहार में समाहित था। पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया, कौन जो था वो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। याद रखिए जमशेदपुर में एक स्टील प्लांट भी जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाया गया था और उन्हीं जमशेद जी टाटा के नाम पर उस जगह का नाम जो पड़ गया वो जमशेदपुर नाम पड़ा, है ना। उस जगह का नाम क्या पड़ गया? जमशेदपुर नाम रखा गया। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। पटना हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, तो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है बांका। बिहार में रज्जू मार्ग
कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है राजगीर। तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा कहाँ? राजगीर। कहाँ हो जाएगा? रज्जू मार्ग राजगीर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है? ऑप्शन ए हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है उत्तर बिहार मैदान में, ऑप्शन सी है दक्षिण बिहार मैदान में, ऑप्शन डी है दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी बिहार मैदान में। कहाँ हो जाएगा? उत्तरी बिहार मैदान में। अगला क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है, बताइए कांवर झील कौन सा जिला में स्थित है भैया? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या मुजफ्फरपुर जिला में? ये आप सभी बिल्कुल सिंपल सरल सहज। इसी तरीके से बेटा बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेंगे बहुत सरल सहज हल्का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बोर्ड वालों को जो है ना सबको पास करवाना है, एक कमज़ोर विद्यार्थी को भी, एक मजबूत विद्यार्थी को भी, लेकिन उसी को पास करवाना है जिन्होंने कुछ पढ़ा हो। अब जो नहीं पढ़ेगा तो वो कैसे पास करेगा? तो पास तो कभी करेगा नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कांवर झील स्थित है बेगूसराय जिला में। कौन सा जिला में? बेगूसराय जिला में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है बिहार शरीफ, ऑप्शन डी है पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो स्थित है वो कहाँ है? वो पटना में है। कहाँ है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? है ना, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए है पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे या स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी पश्चिम गलियारा। पूर्वी पश्चिम गलियारा। आइए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाएगा बचवा? विकसित, अविकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा ना बेटा वह देश कहलाएगा विकसित। वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। और जिसका राष्ट्रीय आय कम होगा वह जो है से कि अविकसित देश कहलाएगा। जैसे भारत, अगर भारत की बात करें तो ना तो ये विकसित है ना तो अविकसित है, बल्कि भारत जो है विकासशील है। ठीक है, मतलब आने वाला समय में भारत जो है विकसित राष्ट्र बन सकता है, इसमें कोई दो राय दो मत नहीं है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गोवा। तो बताइए किस राज्य का होगा? आंसर हो जाएगा गोवा। आंसर कहाँ हो जाएगा? गोवा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय। देखो बबुआ, विनिमय का तो माध्यम बनेगा ही लेन देन, मूल्य का मापक करेगा 1 रुपया के है 2 रुपया के है, मूल्य संचय करेगा। और उत्पादन में जो है ना वो मुद्रा का कार्य नहीं होता है ना। विनिमय का माध्यम बनता है मुद्रा, लेकिन उत्पादन में मुद्रा का कार्य नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? डी नंबर, उत्पादन। आइए क्वेश्चन नंबर 32, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मज़ेदार। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक, तो इसका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। आंसर हो जाएगा बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। RBI कौन हो जाएगा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है विद्युत, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इनमें से सभी तो कौन हो जाएगा? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका जो आंसर होगा यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा इनमें से सभी। कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? बताइए। कोका कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। आंसर हो जाएगा इसका बेटा, इसका आंसर हो जाएगा कोका कोला जो है ना, वो थम्स अप ब्रांड जो पार्ले जी था उसको क्या कर लिया? खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? देखिए ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। ऐसी हानि अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा बाढ़ से अगर हानि होता है तो फसल के होता है, लेकिन अगर उपर्युक्त ऑल ओवर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाढ़ से सबको हानि होता है, फसल को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ना उसका डी नंबर लगा दीजिए, उपर्युक्त में से सभी। लेकिन अगर एकदम एंथेटिक अगर माना जाए तो अधिक हानि तो फसल को होगा, उसके बाद पशुओं को होगा और उसके बाद तीसरे नंबर पर आवेगा भवन को होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए हानि होता है तो प्रयुक्त में से सभी। ऐसे इसका आंसर ए भी हो सकता है। सस्पेंस वाला क्वेश्चन डाल दिया है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 36 कहना है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है बबुआ। 37 कहता है आग से जलने की स्थिति में, देखो भैया ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, ध्यान देना। ज्योग्राफी के आपदा प्रबंधन से ये क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ऑप्शन ए कह रहा है बचवा कि ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, या इनमें से कोई नहीं। आए वो अगर किसी को आग से अगर कोई जल जाएगा तो उस पर गर्म पानी डालेगा तो कैसा महसूस करेगा? एकदम खराब ही लगेगा ना। तो वैसे जगह पे जब कोई व्यक्ति जल जाए तो उसको ठंडा पानी डालना चाहिए। कौन सा पानी? ठंडा पानी डालना चाहिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखने का प्रयास करते हैं। कराए कि भूकंप, ध्यान रखिएगा, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है कि भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं एपिसेंटर यानी भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है भूकंप केंद्र कहा जाता है ना। या इसको अधिक केंद्र भी शायद भूकंप केंद्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको कौन सा केंद्र कहा जाता है? भूकंप एपिसेंटर, भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बिहार का जो है ना, ये बिहार का ऑप्शन ए है पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी है दक्षिणी बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिमी बिहार और ऑप्शन डी है उत्तरी बिहार। ऑप्शन डी क्या है? उत्तरी बिहार। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार। ध्यान देना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उत्तरी बिहार बाढ़ से तबाह है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से तबाह है। दक्षिणी बिहार में पानी नहीं है, उत्तरी बिहार में पानी ही पानी है, हमेशा बाढ़ से तबाही रहता है। इसका रीजन है नेपाल से जो पानी बिहार में छोड़ा जाता है, क्योंकि उत्तरी बिहार नेपाल के जस्ट बगल में है। एक डेग सुबह लोटा लेकर निकलिए, अपना पैर फैलाइए तो एक पैर डाल दीजिए नेपाल में और दूसरा पैर रहने दीजिए बिहार में।
यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से नज़र आपको आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। आज का ये आखिरी और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए है बचवा सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन बी है आतंकवाद और ऑप्शन सी है महामारी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो मेरा इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। ये सभी मानव जनित आपदा है ना। सांप्रदायिक दंगा मानव फैलाएगा, आतंकवाद कौन फैलाएगा? मानव फैलाएगा। महामारी भी जो फैलता है वो मानव के गलती से फैलता है, जैसे हैजा, डायरिया, मलेरिया इत्यादि जो बीमारियां होती है ये महामारी के अंतर्गत में आता है। आज के इस सेशन का यही अंत होता है। आप सभी से आग्रह होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। आज हम लोग 2019 के प्रीवियस ईयर का सोशल साइंस का क्वेश्चन डील किए हैं। अगली बार हम लोग जो है साइंस का 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डील करके आप सबों के बीच में भेजने का मैं प्रयास करूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।